नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई का और इस लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था के कुछ पीवाईक्यू जो अब तक यूपीएसआई में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा के संरचना में निहित होती है। कथन ए कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। कथन बी कहता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि होते हैं। तो ध्यान रखना, जो राज्यसभा होती है, ठीक है, इसमें जो है 250 क्या होती है, ये सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है। और इसमें से 12 जो सदस्य हैं वो होते हैं मनोनीत किसके द्वारा, वो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वह क्लियर। राष्ट्रपति जो है कला विज्ञान क्षेत्र से 12 सदस्यों को ये मनोनीत करता है राज्यसभा में। वह क्लियर। और बचते कितने अब बचते हैं 238, यानी कि 238 सदस्य हैं, ये होते हैं प्रतिनिधि। वह क्लियर, ठीक है। इस प्रकार से जो कथन ए कहता है वो भी सही है, कथन बी जो कह रहा है वो भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह क्लियर, ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानून की हद के संदर्भ में सही है। तो कथन ए और कथन बी दिया है इसमें, ठीक है। कथन ए कहता है कि संसद पूरे भारत में या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। कथन बी कहता है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक आर्टिकल है 245(1), ठीक है। इस आर्टिकल में शक्ति दी गई है संसद को। संसद पूरे भारत के या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और वो पूरे भारत या उसके हिस्से में ये लागू भी होगा। तो कथन इस प्रकार से ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात, संसद का जो नियम है ये भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होगा। तो ये कथन बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा। इस प्रकार से आंसर डी जो है, ऑप्शन डी जो है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। तो ध्यान रखना, लोकपाल बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये ध्यान रखना कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है 2013 के संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था और 2014 में इसे लागू कर दिया गया था। और ये भी ध्यान रखना कि जो प्रथम लोकायुक्त थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है, वो हैं श्री पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। तो ये जो नाम है आपको याद होना चाहिए, ये भारत के प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। वह क्लियर, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ये पूर्व न्यायाधीश थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति या 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 79, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वह क्लियर ही ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति होता है ये प्रधानमंत्री के सलाह पर के सुझाव पर जो है राज्य के राज्यपाल की ये नियुक्ति करता है। और इसका उल्लेख जो है
आर्टिकल 155 155 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो कथन ए कहता है कि संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। कथन बी कहता है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादार की शपथ लेता है। तो ध्यान रखना, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ के संदर्भ में ये दोनों वाक्य सही हैं। संविधान का संरक्षक, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है ये कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 60 में दिया गया है। आर्टिकल जो 60 है उसमें दिया गया है। और जो उपराष्ट्रपति होता है संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेता है। इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर सदन के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को खालिस्तान कहते हैं। तो ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं देता, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो जाता है तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसा मत को निर्णायक मत भी कहा जाता है और इसका तात्पर्य होता है गतिरोध को समाप्त करना। इस प्रकार स्पीकर द्वारा मत डालने को कहते हैं मतदान करना। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु और अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होता है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और कार्यवाहक जो राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम 6 मंथ तक, 6 महीने तक ही वो काम कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या फिर बीमारी या फिर अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में वो असमर्थ होता है तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्य का निर्वाह करेगा। यानी कि राष्ट्रपति अवेलेबल है, राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो चुकी है या राष्ट्रपति जो है कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के ठीक ना होने तक वो राष्ट्रपति का काम करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में अलग अलग कंडीशन है। अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है, राष्ट्रपति निष्कासित हो चुका है, इस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति है वो 6 मंथ कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति है और सक्षम नहीं है या तबीयत खराब हो चुकी है, तो जब तक वो असक्षम है तब तक वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। तो दोनों में कंडीशन अप्लाई है, तो ध्यान रखना ठीक चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो ध्यान रखना, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का संक्षिप्त नाम क्या है? तो वो है केग। हुआ क्लियर? यह एक भारतीय संविधान और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान का 5वां अध्याय और जो आर्टिकल है आर्टिकल 148 द्वारा स्थापित किया गया एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार और जो प्रदेश की सरकार है उसका आय व्यय का लेखांकन करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा सेवा का मुखिया होता है।
अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वर्तमान में केक कौन है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो केक का जो कार्यकाल होता है ये 6 ईयर का होता है, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति है ये कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक केक। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो ध्यान रखना, जो कथन ए कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं कितने होते हैं, वो होते हैं 12। करता कौन है इनको मनोनीत? वो करता है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं कौन से? 12। इनको मतदान करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो कथन इस प्रकार से बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होंगे 12, इनको मतदान करने का अधिकार है। तो ये डिफरेंस याद रखना, राष्ट्रपति का होगा, मनोनीत को अधिकार नहीं है मतदान करने का, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो मतदान करने का अधिकार है किसे? 12 सदस्य जो मनोनीत हुए हैं। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल है 99। आर्टिकल 99 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का जो सदस्य होता है वो अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा कार्य के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। ये ध्यान रखना कि संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, कौन सी? तीसरी अनुसूची, तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, शपथ का उल्लेख कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है तीसरी अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है संसद के लिए? तो वो है आर्टिकल 99 के तहत जो है संसद के सदस्य जो है शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है, अपने पद को ग्रहण करने से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, क्योंकि जो शपथ ग्रहण करते हैं वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा जिसे भी कार्य सौंपा गया हो उसके समक्ष से शपथ लेते हैं, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 99, ठीक है। और जो अनुसूची कौन सी है? तो वो है अनुसूची तीसरी अनुसूची, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के द्वारा निम्नलिखित में से सत्य है? तो ध्यान रखना, जो कथन ए है, कथन ए कहता है कि लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा होती है। कथन बी कहता है कि लोकसभा में वित्त मंत्री भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 यानी कि अनुच्छेद 112 वन के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसे ही बोलचाल में बजट कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर ही वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि जो संविधान में आपातकाल शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित एवं निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त
वहाँ राज्य सरकार के कार्य अपने और इसके अलावा जो राष्ट्रपति होता है, राज्य सरकार के जो कार्य होता है वो अपने हाथ में ले लेता है और यह घोषणा करता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। और इसके साथ ही जो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का जो बजट है कहाँ पर पेश होगा, ये पेश होगा लोकसभा में पेश होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर पूछ रहा है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य का बजट जो है ये कहाँ पर पेश किया जाएगा, तो ये पेश किया जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि राष्ट्रपति ने वहाँ पर जो विधानसभा है उसको निलंबित या विघटित कर दिया है, इसलिए उसका बजट कहाँ पे पेश होगा, वो लोकसभा में पेश होगा। हुआ क्लियर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने की अधिकार के संबंध में सही है? तो कथन ए कहता है कि संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू कराने के लिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो ध्यान रखना ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 253 में ऐसा कहा गया। ये जो घटना घट रही है ये आर्टिकल 353 253 के अनुसार ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो कथन है सही हो जाएगा। कथन भी कहता है कि इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ये जो कथन भी ये कह रहा है कि अगर जो कानून बन रहा है वो कानून जो है राज्य सूची का विषय है तो इस आधार पर उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ये बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अगर जहाँ पर संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू होते हैं वहाँ पर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिन्हें उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है इन्हें कहते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों के साथ ही अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न के साथ ही अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तथा जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उसे कहते हैं अतारांकित प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा तारांकित प्रश्न। हुआ क्लियर? है ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका यूपीएसआई का जो पार्ट 2 है संसदीय व्यवस्था का PYQ समाप्त होता है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। गुड बाय।